गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बीन इंटरमीडिएट का डिस्कशन स्टार्ट किया था और कार्बीन इंटरमीडिएट में हमने सिंगलेट कार्बीन का पूरा डिटेल को डिस्कस किया है। ठीक है, सिंगलेट कार्बीन का पूरा डिटेल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अब मैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन है कार्बीन का उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। नोट करो, ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन ट्रिपलेट कार्बीन और इसमें लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स are unpaired. Their non-bonding electrons are unpaired. Therefore, they are paramagnetic in nature. Therefore, they are paramagnetic in nature. Their non-bonding electrons are unpaired. Therefore, they are paramagnetic in nature. Second point लिखो। Second point, their hybridization is sp as well as sp2 both. Their hybridization is sp as well as sp2 both. तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp और sp2 दोनों हो सकता है। तो जैसे देखो, अगर हम sp हाइब्रिडाइज ट्रिपलेट को कंसीडर करें तो sp हाइब्रिडाइज ट्रिपलेट का अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है और ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में। मान लो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये py है तो ये होगा बेटा pz। इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट। sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट। अब जरा देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट में अरेंजमेंट कैसा होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट
ये है बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट। ठीक है, तो जो ट्रिपलेट कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, they acts as biradical, they acts as biradical, they acts as biradical। इनका जो बिहेवियर है वो दो फ्री रेडिकल जैसा होता है। they acts as biradical। ठीक है, तो ये दो फ्री रेडिकल जैसा बिहेव करते हैं। दो फ्री रेडिकल जैसा क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि इनके पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इस वजह से ये इस लोन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होमोलिसिस करा सकता है और इस लोन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी ये होमोलिसिस करा सकता है। तो इसका बिहेवियर दो फ्री रेडिकल जैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, दे एक्वायर थ्री डिफरेंट स्पिन स्टेट। दे एक्वायर थ्री डिफरेंट स्पिन स्टेट। They acquire three different spin state and therefore they are called triplet. They acquire three different spin state and therefore they are called triplet. तो अब देखो बेटा, अगर हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करें तो उनके लिए थ्री स्पिन स्टेट पॉसिबल है। पहला स्पिन स्टेट, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो और वो क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज पैरेलल। दूसरा स्पिन स्टेट इनका ऐसा हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज पैरेलल। और तीसरा स्पिन स्टेट इनके लिए हो सकता है एंटी पैरेलल। ये तीन स्पिन स्टेट पॉसिबल है, इसलिए इनको ट्रिपलेट बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि अगर ये एक ही ऑर्बिटल में है तो सेम स्पिन कैसे हो सकते? तो बेसिक बात ये है कि ये सेम ऑर्बिटल में है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो दोनों का स्पिन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से तीन स्पिन स्टेट पॉसिबल होते हैं इनके लिए, इसीलिए इनको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखो। They are formed under the condition. They are formed under the condition in which homolysis takes place. They are formed under the condition in which homolysis takes place. They are formed under the condition in which homolysis takes place. तो बोल रहा है कि जिस कंडीशन में होमोलिसिस होती है उसी कंडीशन में ट्रिपलेट कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि देखो इनका बिहेवियर फ्री रेडिकल जैसा है,
इसीलिए ये फ्री रेडिकल वाली सिचुएशन में ही फॉर्म होंगे। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलिसिस के थ्रू होता है, इसलिए इनका फॉर्मेशन भी होमोलिसिस के थ्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो they behaves like neutral electrophile. They behaves like neutral electrophile as well as they behaves like neutral electrophile as well as oxidizing agent. They behaves like neutral electrophile as well as oxidizing agent. तो अगर इनका बिहेवियर को देखें तो इनका बिहेवियर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जैसा होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेवियर होता है। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कार्बीन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कार्बीन because they exist in lower energy state, because they exist in lower energy state। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ये ग्राउंड स्टेट कार्बीन बोले जाते हैं, तो उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे 3 स्पिन स्टेट इनके लिए पॉसिबल है और ये अपना एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब ये एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में जाते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और इसी वजह से ये लोअर एनर्जी स्टेट में लाई करते हैं। तो 3 डिफरेंट स्पिन स्टेट होने की वजह से ये लोअर एनर्जी स्टेट में लाई करते हैं और इसीलिए इनको ग्राउंड स्टेट कार्बीन बोला जाता है। तो ट्रिपलेट कार्बीन को हम ग्राउंड स्टेट कार्बीन और सिंगलेट कार्बीन को हम एक्साइटेड स्टेट कार्बीन बोलते हैं। तो अब देखो इसके बेसिस पे एक बात और बोली जाती है कि इसका मतलब कि कोई भी ट्रिपलेट कार्बीन किसी भी सिंगलेट कार्बीन से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है इसको देखते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो अगर इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कंसीडर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट की। सबसे ज्यादा स्टेबल sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट होगा। इससे कम स्टेबल होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट। और सबसे कम होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिंगलेट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। जरा एक बार ऑर्बिटल डायग्राम को फिर से देखो तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। देखो बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट में जो बॉन्ड पेयर्स हैं, अगर आप बॉन्ड पेयर्स को देखो तो ये 180 डिग्री पे लाई कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे 180 डिग्री पे लाई कर रहे हैं और जिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये लोन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके बीच का एंगल अगर आप देखोगे तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है।
क्योंकि एक पी वाई ऑर्बिटल है और दूसरा पीजेड ऑर्बिटल है, तो एक वाई एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है और दूसरा जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, तो इस वजह से दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो बॉन्ड पेयर्स है उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, और जो ऑर्बिटल जिनमें लोन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं। अब जरा यहां देखो, आपको पता है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 90 डिग्री पे लाई करेगा। इसका मतलब है कि इनके बीच में एंगल भी 90 डिग्री है। तो जो एंगल आप यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट में लोन इलेक्ट्रॉन के बीच में देख रहे हो, वही एंगल आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट में भी देख रहे हो। इसका मतलब लोन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दोनों में बराबर है। यहां पे अगर आप बॉन्ड पेयर्स को देखो, तो यहां पे बॉन्ड पेयर्स ये 120 डिग्री या उससे कम एंगल पे लाई कर रहे हैं, जबकि यहां पे बॉन्ड पेयर्स को अगर आप देखो तो बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट में ज्यादा है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट कम स्टेबल होगा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट में ज्यादा होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी कम होगी। ये है एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी कम क्यों है sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट के कंपेयर में? एक्सप्लेनेशन समझ में आया आपको? बाकी लोग लगता है अभी नींद खुली नहीं। तो ये तो बात हो गई सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। अब आप नोट करो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। तो अगर हम कार्बीन की स्टेबिलिटी को कंसीडर करें तो कार्बीन की स्टेबिलिटी कुछ ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लिख लो, देयर स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन their stability depends upon following factors. Their stability depends upon following factors in their given order of priority. Their stability depends upon following factors in their given order of priority. Number 1, back bonding. Number 2, inductive effect. मेनली हम यहाँ पे ये दो फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं कार्बीन की स्टेबिलिटी के लिए, बैक बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट। बैक बॉन्डिंग डोमिनेटिंग इफेक्ट है इन कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं
जैसे हमारे पास ये कार्बिन है, ये कार्बिन है, ये कार्बिन है, ये कार्बिन है। अब इनकी हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो अगर आप फर्स्ट को देखो तो फर्स्ट में कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर भी नहीं प्रेजेंट है। अगर आप सेकंड को कंसीडर करते हो तो सेकंड में क्या होगा, देखो फ्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये सबसे पहले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा। अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है तो इससे फ्लोरीन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके सराउंडिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से फ्लोरीन ने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा तो इससे क्या हुआ, वो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे अगर हम CF2 को कंसीडर करें तो कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फ्लोरीन बढ़ा रहा है। अब देखो होता क्या है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है कार्बन के पास, और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। फ्लोरीन अपना लोन पेयर को ट्रांसफर करेगा कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में। फ्लोरीन अपना लोन पेयर को कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा, तो बैक बॉन्डिंग होगी। और बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, कार्बन का ऑक्टेट जो इनकम्प्लीट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब देखो बेटा बात आती है कि CCl2 में क्या होगा, तो CCl2 में भी सिमिलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, सिमिलर इफेक्ट यहां भी ऑब्जर्व होगा। क्लोरीन जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा, उससे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, कार्बन की बढ़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में एक यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेस भी आएगा जब कार्बन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसलिए क्लोरीन जो है वो अपना लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा। बट आपको मैंने पहले भी एक बार डिस्कशन में बताया हुआ है कि जैसे CF2 है, तो CF2 में जो बैक बॉन्डिंग होगी उसमें फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल से कार्बन के 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर ट्रांसफर होगा, जबकि इस केस में क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल से कार्बन के 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो बैक बॉन्डिंग यहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोर क्लोजर द ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ओवरलैप। ये बात मैंने आपको बताया हुआ कि मोर क्लोजर द ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ओवरलैप। तो क्योंकि यहां पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास हैं, इस वजह से सेकेंड में बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी इन कंपेयर टू थर्ड। बैक बॉन्डिंग की इफेक्टिवनेस सेकेंड में थर्ड से ज्यादा होगी, बट सेकेंड और थर्ड दोनों में बैक बॉन्डिंग होगी। अब देखो अगर फोर्थ को कंसीडर करें तो फोर्थ में क्या होगा, दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है दोनों साइड से, और यहां पे एक साइड से प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पे एक साइड से प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है और यहाँ पे दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो अब इस हिसाब से अगर देखो
तो मैंने जैसा बताया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में बैक बॉन्डिंग को हम प्रेफर करते हैं ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन हो जाएगा? सेकंड। सेकंड के बाद फिर थर्ड, थर्ड के बाद फिर फोर्थ, फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ, और सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट। ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। तो आपको समझ में आ गया ये पूरा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया बेटा? अगर माइनस आई होगा तो, अगर सिर्फ माइनस आई होगा बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में माइनस आई पहले ऑब्जर्व हुआ, बाद में बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व हुई। अगर सिर्फ माइनस आई हो, बैक बॉन्डिंग ना हो, तो फिर उस सिचुएशन में आप देखोगे कि जो माइनस आई होगा वो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा, मतलब वो स्टेबिलिटी ऑर्डर में CH2 से भी नीचे आ जाएगा। ये जो फर्स्ट कार्बिन है ना, इससे भी कम स्टेबल होगा वो। तो ये तो इनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स की एनालिसिस हो गई। अब इसके बाद बात आती है हम कार्बिन इंटरमीडिएट को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। लिख लो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन के फॉर्मेशन मेथड में फर्स्ट मेथड लिखो, नंबर 1 बाय अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। बाय अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, आपको ये पता है कि एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से 2 ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं तो उसको एलिमिनेशन बोलेंगे। 2 ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसको एडिशन बोलेंगे। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, 2 ग्रुप का रिमूवल एलिमिनेशन, 2 ग्रुप का एडिशन, ठीक है, 2 ग्रुप का एडिशन को एडिशन बोलेंगे, और एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो अल्फा एलिमिनेशन का क्या मतलब है? अल्फा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जिन 2 ग्रुप को हमें रिमूव करना है, जो 2 लिविंग ग्रुप है, अगर लिविंग ग्रुप सेम एटम पे प्रेजेंट है तो हम उसको अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे। तो आप इस बात को नोट कर लो, इफ बोथ लिविंग ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम एटम, if both living group are present on same atom, then reaction is termed as alpha elimination. If both living group are present on same atom, then reaction is termed as alpha elimination. आगे लिखो, during alpha elimination, during alpha elimination, during alpha elimination, carbene or nitrene, carbene or nitrene reaction intermediate is always produced. During alpha elimination, carbene or nitrene reaction intermediate is always produced. Carbene or nitrene reaction intermediate is always produced. तो अब जरा देखो अल्फा एलिमिनेशन कैसे होता है।
जैसे मान लो हम एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें एटम ए पे एक लिविंग ग्रुप ई प्रेजेंट है और एक लिविंग ग्रुप NU प्रेजेंट है। एक लिविंग ग्रुप ई प्रेजेंट है और एक लिविंग ग्रुप NU प्रेजेंट है। अब देखो होता क्या है, ये जो लिविंग ग्रुप ई है ये अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ करके इलेक्ट्रोफ्यूज के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ करके इलेक्ट्रोफ्यूज के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो क्या होता है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ई को ट्रांसफर होता है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ई को ट्रांसफर ए को ट्रांसफर होगा और फिर इसी प्रोसेस में क्या होता है, जो NU है वो विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाता है। ये जो NU है ये विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसके थ्रू फॉर्म हो गया ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ए और ई के बीच में था वो ए को मिल गया और ई जो है वो ई पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव हुआ और NU जो है वो NU नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हुआ। तो यहाँ पे ए पे ए को दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिल गए, ई जो है वो ई पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव हो गया और NU नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे। तो ये अल्फा एलिमिनेशन। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं जिसके थ्रू कार्बीन बनता है। तो इसमें लिख लो, बाय अल्फा एलिमिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, by alpha elimination of chloroform with alcoholic KOH, by alpha elimination of chloroform with alcoholic KOH, by alpha elimination of chloroform with alcoholic KOH, तो देखो बेटा, अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं। एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कर रहे हैं। जरा वेट करना। देखो बेटा क्या होगा फिर, KOH से मिला हाइड्रोक्सिल आयन, KOH से मिला हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन ने क्या किया, हाइड्रोक्सिल आयन ने, एक मिनट मैं इसको अलग से दिखाता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिला हाइड्रोक्सिल आयन
हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ये वाला बॉन्ड पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्बन आयन बन रहा है उसको 3 क्लोरीन का जो डी ऑर्बिटल है, तीनों क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल के साथ वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो मतलब कार्बन आयन को बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ करके, और साइमल्टेनियसली ये क्लोरीन रिमूव हो जाता है विद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इससे फॉर्म हो जाता है ये कार्बीन, और इसके साथ प्रोड्यूस हुआ H2O और प्रोड्यूस हुआ Cl नेगेटिव। अब आप देखो यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन हेट्रोलिसिस के थ्रू हुआ है, इसलिए ये जो कार्बीन प्रोड्यूस हुआ ये सिंगलेट कार्बीन रहा होगा। ये सिंगलेट कार्बीन है बिकॉज ये हेट्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से अब जरा इस एग्जांपल को देखो, ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को अगर हम बेस के साथ हीट करते हैं, मान लो NaH के साथ हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां आ गया, फिर ये बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा, CO2 देखो यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाएगी और H2O रिमूव हो जाएगा, और ये क्लोरीन विद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे बन गया कार्बीन, और साथ में बन गया CO2 H2O प्लस क्लोराइड आयन। तो ये भी सिंगलेट कार्बीन है, हेट्रोलिसिस के थ्रू फॉर्म हुआ है, इसलिए ये सिंगलेट कार्बीन है। दूसरा मेथड लिखो, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ strained cyclic ring, by photolysis or thermolysis of strained cyclic ring। जैसे देखो बेटा, अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग से ये 3 मेंबर्ड रिंग अटैच है बाइसाइक्लिक फॉर्म में। ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो स्ट्रेन्ड रिंग है, स्ट्रेन्ड साइक्लिक रिंग है। तो क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे और यूवी लाइट के साथ ट्रीट करोगे, तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रेन होने की वजह से होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा।
और होमोलिसिस के थ्रू क्या होगा, ये 6 मेंबर रिंग के दोनों कार्बन पे फ्री रेडिकल डेवलप होगा, बाद में फ्री रेडिकल की कपलिंग से वहां पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और बेंजीन के साथ यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, क्योंकि फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस हो रही है, तो ये होमोलिसिस की कंडीशन होती है। तो ट्रिपलेट कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर मान लो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये एक इपॉक्साइड है, इस इपॉक्साइड को हीट करते हैं या इसको अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन है, तो ये अनस्टेबल होगी रिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से होमोलिसिस होगी, और होमोलिसिस के थ्रू एक तो ये कार्बीन बन जाएगा, प्लस दूसरे साइड से अगर आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो इस तरीके से आप कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा मेथड। अब आप लिखो तीसरा मेथड, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस, by photolysis or thermolysis of ketene, by photolysis or thermolysis of ketene or their derivative, or their derivative, ketene और their derivative। तो देखो ketene क्या है, ये है ketene, इसको ketene बोलते हैं। तो ketene की फोटोलिसिस करा रहे हैं या थर्मोलिसिस करा रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन बन जाएगा, और ये जो पार्ट अलग हुआ ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है। ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है।
नेक्स्ट मेथड लिखो, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ डायजोमीथेन, डायजो DIAZO मीथेन और देयर डेरिवेटिव। ये है डायजोमीथेन, इसको हम हीट कर रहे हैं या अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। कार्बिन बन जाता है और ये यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरीके से आप कार्बिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, सर इसकी हेडिंग क्या थी, एक बार वो रिपीट कर दो। ये था फोटोलिसिस। बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ डायजोमीथेन ओके सर। और देयर डेरिवेटिव। बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ डायजोमीथेन और देयर डेरिवेटिव। ये तो हो गए बेटा इनके फॉर्मेशन मेथड्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन रिएक्शंस के बारे में जिनके थ्रू कार्बीन, जिनमें कार्बीन इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो लिख लो, रिएक्शंस इन विच कार्बीन इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व्ड, reactions in which carbene intermediate is involved. Reactions in which carbene intermediate is involved. Number 1, insertion of carbene between sigma bond. Insertion of carbene between sigma bond. इसमें लिखो, in this reaction both singlet and triplet carbene, in this reaction both singlet and triplet carbene, in this reaction both singlet and triplet carbene behaves likely, in this reaction both singlet and triplet carbene behaves likely. ठीक है, लाइकली का मतलब क्या है, दोनों का बिहेवियर जो है वो एक जैसा होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों की रिएक्टिविटी में। यहां पे एक बात और नोट कर लो, इंसर्शन ऑफ कार्बीन नेवर अकर्स, insertion of carbene never occurs between carbon-carbon sigma bond. Insertion of carbene never occurs between carbon-carbon sigma bond. ठीक है, बाकी किसी भी सिग्मा बॉन्ड के बीच में कार्बीन का इंसर्शन हो जाएगा, बट कार्बन-कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बीच में कार्बीन का इंसर्शन देखने को नहीं मिलता। तो अब जैसे देखो, मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है,
मीथेन है। मीथेन को हम डायजो मीथेन के साथ, आप इसको ऐसे लिखो, डायजोमीथेन के साथ हीट कर रहे हैं या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और उससे बन जाएगा कार्बीन, और ये कार्बीन यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है उसके बीच में इंसर्ट कर जाता है, तो इससे बन जाता है बेटा इथेन। इथेन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो मीथेन से इथेन बनाने का ये सबसे छोटा मेथड है, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट मेथड। बाकी अगर आप मीथेन को इथेन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको जो है एक से ज्यादा स्टेप यूज करने पड़ेंगे, यहाँ पे एक ही स्टेप में मीथेन से इथेन बन जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो हमने कंसिडर किया CH3OH को, मिथनॉल, मिथनॉल को हम ट्रीट कर रहे हैं कीटीन के साथ, तो यहाँ पे कार्बीन बनेगा और कार्बीन का इंसर्शन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में हो सकता है, कार्बीन का इंसर्शन इस कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में हो सकता है, और कार्बीन का इंसर्शन इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर कार्बीन का इंसर्शन कार्बन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में होता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3O CH3, मतलब एल्कोहल क्या बन जाएगा, ईथर। ये हो गया बेटा 1। और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेंगे, तो अगर फर्दर प्रोडक्ट्स को कंसीडर करें तो अगर 2 के बीच में इंसर्शन होता है तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 CH3 CH2OH, ये हो गया 2। और सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा जब 3 के बीच में इंसर्शन होगा, तो 2 और 3 ये सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे आप, बोथ 2 and 3 गिव्स इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो इथेनॉल बन रहा है, दूसरा डाइमिथाइल ईथर बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखो, अगर हमने कंसीडर किया इस कंपाउंड को, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है और हम इसको डायजोमीथेन के साथ हीट करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। पहले तो आप देखो कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बीच में तो इंसर्शन होता नहीं, तो इंसर्शन यहां हो सकता है, इसको हम बोल रहे हैं 1। इंसर्शन यहां हो सकता है, इसको बोल रहे हैं 2।
ठीक है, इंसर्शन यहां हो सकता है, इसको बोल रहे हैं 3, इंसर्शन यहां हो सकता है, इसको बोल रहे हैं 4। 4 अलग अलग टाइप के कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है। तो अब देखो, अगर इंसर्शन फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में होता है तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा 1 के थ्रू। अगर इंसर्शन सेकेंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में होता है तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इंसर्शन थर्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में होता है तो ये बन जाएगा। और अगर इंसर्शन फोर्थ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में होता है तो ये बन जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बीच में कार्बीन कभी इंसर्ट नहीं करेगा, बाकी किसी भी सिग्मा बॉन्ड के बीच में कार्बीन का इंसर्शन पॉसिबल है। सर हाँ बोलो। सर एक पॉसिबिलिटी, जो सेकंड नंबर पे जो कार्बन है उसमें मिथाइल ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वहां पर नहीं होगा? सेकेंड नंबर कार्बन पे सर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट साइड से सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन या लेफ्ट साइड सर से? लेफ्ट साइड से। वो तो हमने कंसिडर कर लिया बेटा। सर उसके ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वो उसका जो वो एक्सट्रीम। वो और फोर्थ एक जैसे हैं। ओके सर। अब आप नोट करो, एडिशन ऑफ कार्बीन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड। Addition of carbene across multiple bond. अब इसमें पहला केस लिखो, एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसमें फर्स्ट केस लिखो, एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो यहां पे लिखो, इन दिस रिएक्शन singlet and triplet carbene, in this reaction singlet and triplet carbene reacts differently. In this reaction singlet and triplet carbene reacts differently. In this reaction singlet and triplet carbene reacts differently. आगे लिखो, during the reaction addition of singlet carbene occurs in single step. During the reaction addition of singlet carbene occurs in single step. Therefore its addition is completely stereospecific.
Therefore, its addition is completely stereospecific. Whereas addition of triplet carbene occurs in multiple steps. Whereas addition of triplet carbene occurs in multiple steps. Whereas addition of triplet carbene occurs in multiple steps. Therefore, its addition is non-stereospecific. Therefore, its addition is non-stereospecific. अब जरा बेटा ये समझ लेना, ये स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। देखो, बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, और रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, और रिएक्शन के थ्रू कई सारे स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। बट अगर रिएक्शन उनमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन को फेवर करती है, कई सारे स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, बट रिएक्शन उनमें से सिर्फ एक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को फेवर करती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे जो एडिशन होता है मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस, उसमें आपको ये बात देखने को मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमारे पास सिस ब्यूटूइन है, सिस ब्यूटूइन, और इसको हमने रिएक्ट कराया एक सिंगलेट कार्बीन के साथ, सिंगलेट कार्बीन के साथ, तो सिंगलेट कार्बीन का बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे कि कार्बोकेटायन का, क्योंकि ये फॉर्म होता है हेटेरोलिसिस के थ्रू। क्योंकि कार्बोकेटायन में भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यहां भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब देखो होगा क्या, इसकी प्रेजेंस में यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, जिसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इस सिंगलेट कार्बीन की प्रेजेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, जिससे इस कार्बन को लोन पेयर मिला, तो कार्बन उसको यूज करके इससे अटैच हो जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, इधर वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जो लेफ्ट साइड वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जैसे ही ये वाला कार्बन और ये कार्बीन वाले कार्बन, ठीक है, कार्बीन वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये अपना इस लोन पेयर को यूज करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ये सब कुछ एक साथ आपको देखने को मिलेगा। पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये वाला बॉन्ड इस कार्बन को ट्रांसफर हुआ, फिर इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन इस एल्कीन का होगा वही कॉन्फ़िगरेशन फाइनल प्रोडक्ट का भी होगा। तो एल्कीन सिस है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में भी अरेंजमेंट सिस होगा।
अगर एल्कीन ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अगर सिस फॉर्म एल्कीन का है तो सिस फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, अगर ट्रांस फॉर्म एल्कीन का है तो ट्रांस फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए हम इस रिएक्शन को कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये तब होगा जब सिंगलेट कार्बीन का एडिशन होगा। अब देखो ट्रिपलेट कार्बीन अगर ऐड होता है तो क्या होगा? अगर ट्रिपलेट कार्बीन का एडिशन को कंसिडर करें, सर ये वाला दोबारा बता दो कैसे हुई थी पीछे वाली रिएक्शन। पीछे वाला फिर से बता दूं? यस सर, समझ नहीं आया। पूरा सब कुछ? मतलब वो स्टेप, मतलब वो कैसे अटैक करा था कार्बीन ने, वो नहीं समझ आया। चलो देखो, जैसे ये सिस फॉर्म एल्कीन का है और इस पे एक सिंगलेट कार्बीन अटैक कर रहा है, तो इस सिंगलेट कार्बीन की प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो ऑब्जर्व हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन पे डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो राइट वाले कार्बन पे नेगेटिव और लेफ्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव, तो फिर ये लोन पेयर को यूज करके इससे अटैच हो जाता है। और जब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो उस प्रोसेस में इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो फिर ये, और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये अपना लोन पेयर को यूज करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और फिर इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा और फिर क्या होगा, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होंगे, तो ये सिस फॉर्म प्रोड्यूस होगा। तो अगर एल्कीन सिस है तो प्रोडक्ट सिस होगा, अगर एल्कीन ट्रांस है तो प्रोडक्ट ट्रांस होगा। क्लियर हुआ? यस सर। आप जरा देखो ट्रिपलेट कार्बीन का एडिशन में क्या होगा। ट्रिपलेट कार्बीन का एडिशन, मान लो हम फिर से सिस फॉर्म एल्कीन का कंसिडर करते हैं और इसके साथ हमने एक ट्रिपलेट कार्बीन लिया है। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बीन को हमने कंसिडर किया है, तो क्या होगा ट्रिपलेट कार्बीन, क्योंकि बाई रेडिकल यानी कि दो फ्री रेडिकल जैसा बिहेव करता है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे पाई बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी।
होमोलिसिस के थ्रू क्या होगा, एक कार्बन पे फ्री रेडिकल, दोनों कार्बन पे फ्री रेडिकल बन जाएंगे और उनमें से एक फ्री रेडिकल इसके साथ अटैच हो जाता है। ये बन जाएगा। और फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। और फ्री रोटेशन पॉसिबल होने की वजह से क्या होगा, इसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन ये दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। और फिर क्या होगा, फिर ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिस फॉर्म भी प्रोड्यूस हो रहा है और ट्रांसफॉर्म भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन होता है तो चाहे सिस फॉर्म एल्कीन का हो या ट्रांसफॉर्म एल्कीन का हो, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो सिस और ट्रांस दोनों अरेंजमेंट को एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसको नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे। तो ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक और सिंगलेट कार्बिन का एडिशन कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। वजह क्या है, सिंगलेट कार्बिन का एडिशन हमेशा एक स्टेप में होगा और ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन हमेशा मल्टीपल स्टेप में होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बेटा? ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? अब आप नोट करो नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें कार्बिन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। अगर हम मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन को कंसीडर करें तो इन रिएक्शंस में भी कार्बिन का एडिशन हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड को कंसीडर किया और इसके साथ हम कार्बीन को कंसीडर कर रहे हैं, तो कार्बीन का एडिशन यहां भी हो सकता है। और अगर कार्बीन का एडिशन यहां पे होगा तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा इपॉक्साइड। अभी इसका रिवर्स रिएक्शन भी आपने देखा था फॉर्मेशन में। तो कार्बीन किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो सकता है। इसी तरीके से देखो, अगर मान लो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है और आपने उसको कार्बीन के साथ रिएक्ट कराया तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। नो डाउट
यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल है क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा है, बट इस तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन, इसमें लिखो कार्बिन अंडरगो रीअरेंजमेंट, कार्बिन अंडरगो रीअरेंजमेंट इन सिमिलर मैनर, कार्बिन अंडरगो रीअरेंजमेंट इन सिमिलर मैनर as it is observed in case of carbocation, as it is observed in case of carbocation. Carbene undergo rearrangement in similar manner as it is observed in case of carbocation. However, rearrangement of carbene, rearrangement of carbene always produces end product, always produces end product, rather another carbene intermediate, rather another carbene intermediate. तो जैसे आपको पता है कि कार्बोकेटायन का जब रीअरेंजमेंट होता है तो कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट से कार्बोकेटायन ही बनता है, एक कार्बोकेटायन दूसरे कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होता है थ्रू रीअरेंजमेंट। लेकिन कार्बीन के केस में ऐसा नहीं होगा। कार्बीन अगर रीअरेंज होगा तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, वो कभी दूसरा कार्बीन नहीं फॉर्म करता। बाकी कंडीशन जो है रीअरेंजमेंट की वही है जो कार्बोकेटायन के केस में है। तो मैं एक एक करके कंसीडर कर रहा हूं अलग अलग केसेस को। जैसे देखो, अगर मान लो किसी रिएक्शन में ये कार्बीन फॉर्म हुआ है, अगर इस कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ है तो रीअरेंजमेंट अगर होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है बेटा, जहां पे हाइड्रोजन पहले प्रेजेंट था, इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा हाइड्रोजन के जाने के बाद। और ये जो दूसरा वाला कार्बन है जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके आ जाएगा। तो प्रोडक्ट फाइनली क्या बना, प्रोडक्ट बना RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से देखो बेटा, अगर मान लो ये कार्बीन फॉर्म हुआ है एक रिएक्शन के थ्रू, यहां पे एक स्पेशल रीअरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट। अब इसमें होता क्या है, ये एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा और ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके आ जाएगा, तो इससे बन जाता है कीटीन। ठीक है, कार्बीन
किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कीटीन यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इस कंपाउंड को यूज करके ये जो कीटीन फॉर्म हुआ है इस कंपाउंड को यूज करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं जरा ये समझो। जैसे मान लो हमने इसको रिएक्ट कराया एक रिएजेंट के साथ ENU। अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एक रिएजेंट ENU के साथ, तो ENU के साथ अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? इसका जो पॉजिटिव पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है, देखो वो कहाँ जा रहा है। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है बेटा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा यहाँ पे, और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये ऐड होते हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जब ये ऐड होते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है RCHE CONU। RCHE CONU ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इस पैटर्न पे हम बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो जरा देखो कौन कौन से कंपाउंड को हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको ट्रीट किया विथ वाटर H2O के साथ, आप इसको ऐसे समझो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इस कार्बन पे जाएगा और OH नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा RCH2 COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कीटीन से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं विथ एल्कोहल HOR, H पॉजिटिव OR नेगेटिव, वैसे यहां भी प्रोडक्ट बनेगा RCH2 COOR। बेटा माइक को म्यूट करना, किसी स्टूडेंट का माइक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो एस्टर बन गया, ठीक है। वाटर से ट्रीट किया मतलब हाइड्रोलिसिस कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एल्कोहोलोलिसिस कराया तो एस्टर बन गया। अगर हम इसको ट्रीट करें विथ अमोनिया, तो यहां पे बन जाएगा बेटा RCH2 CONH2, मतलब अमाइड बन गया। अब देखो एक ही पैटर्न पे ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, अगर इसको ट्रीट करते हैं विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब देखो क्या बनेगा RCH2 COOCOR, RCH2 COOCOR, तो क्या बन जाएगा एनहाइड्राइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने इसको ट्रीट किया विथ HCl के साथ ट्रीट किया, तब क्या बन जाएगा RCH2 COCl, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कीटीन से आप क्या क्या बना रहे हो। कीटीन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटीन से एस्टर, कीटीन से अमाइड, कीटीन से एसिड एनहाइड्राइड, और कीटीन से एसिड क्लोराइड, और सब में पैटर्न एक ही फॉलो हो रहा है। एक स्पेशल फीचर इस रिएक्शन का ये है कि यहां पे आप देख रहे हैं कार्बन इंक्रीज कर रहा है। ये कार्बन इंक्रीज करने का मेथड है। बेसिकली अभी आपको यह समझ नहीं आएगा कि कार्बन जो है कैसे इंक्रीज कर रहा है। ये बेसिकली आगे जब हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो रिएक्शंस हैं उनका डिटेल जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो मेथड हमने कंसिडर किया है, ये मेथड बेसिकली कार्बन इंक्रीज करने का एक मेथड है।
तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये आपको पूरा पैटर्न समझ में आ रहा है ना, किटीन पे ये रिएजेंट कैसे अटैक कर रहे हैं। ये जो मैंने 5 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको बताया, ये समझ में आ गया। वैसे आप इसकी मैकेनिज्म को भी समझ सकते हो, ठीक है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी समझा जा सकता है। तो ये एक रीअरेंजमेंट हो गया जिसको बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। अब इसके बाद आप देखो, जैसे हमने कार्बोकेटायन के केस में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखा है, तो यहां भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। पहले एक्सपेंशन देखते हैं। मान लो हमारे पास ये कार्बीन है, अगर ये कार्बीन फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगा कार्बीन का। कैसे होगा? वही अप्रोच, कार्बीन के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड पेयर बीटा को ट्रांसफर करो, और फिर बीटा कार्बन इस लोन पेयर को यूज करके इसके साथ अटैच होगा। अब ये अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका होगा, और ये जहां कार्बीन था वहां पे अब नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट साइक्लोपेंटीन होगा। तो आप देख रहे हो रीअरेंजमेंट कराने पे यहाँ कार्बीन नहीं मिला है, बल्कि एक्सपेंशन के थ्रू एल्कीन बना। इसी तरीके से अगर मान लो ये कार्बीन है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। कैसे? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड पेयर बीटा को दिया, बीटा इसको यूज करके इसके साथ अटैच हो गया। यहाँ पे अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके आ गया। मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन, ये प्रोडक्ट जो बना है इसको क्या बोलेंगे? मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। तो समझ में आ रहा है बेटा? ये रीअरेंजमेंट के सारे केसेस क्लियर हो गए। अब आप नोट करो नेक्स्ट रिएक्शन, रिंग एनलार्जमेंट थ्रू कार्बीन। रिंग एनलार्जमेंट थ्रू कार्बीन। रिंग एनलार्जमेंट थ्रू कार्बीन। अब जरा देखो रिंग एनलार्जमेंट में क्या होता है। रिंग एनलार्जमेंट के थ्रू हमेशा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो एरोमेटिक होगा। आप इस बात को नोट कर लो। ड्यूरिंग रिंग एनलार्जमेंट थ्रू कार्बीन, ड्यूरिंग रिंग एनलार्जमेंट थ्रू कार्बीन, aromatic product is always produced. Aromatic product is always produced during ring enlargement through carbene. Aromatic product is always produced. अब जैसे देखो, अगर हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं विथ CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड,
अब देखो होगा क्या, मैं पहले मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको यहाँ पे लिख दूंगा। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है डाइक्लोरोमीथेन को, साथ में प्रेजेंट है अमाइड आयन, अमाइड आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये बॉन्ड पेयर के साथ क्लोरीन रिमूव हो गया, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पे बन गया ये मोनोक्लोरोकार्बीन, अमोनिया, और क्या बन गया, क्लोराइड आयन। मोनोक्लोरोकार्बीन बन गया, अमोनिया बन गया और क्लोराइड आयन बन गया। आप देखो क्या होगा, ये जो मोनोक्लोरोकार्बीन है ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगा, जो इससे पहले वाली रिएक्शन बताया, एडिशन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रेन्ड रिंग डेवलप हुई है, 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल है, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर आप देख रहे हो, ये बॉन्ड पेयर ये ब्रेक होकर के ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ से क्लोराइड आयन रिमूव हो जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो नया डबल बॉन्ड बन रहा है वो हमेशा पुराने डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। न्यू डबल बॉन्ड मस्ट बी इन कंजुगेशन विथ ओल्ड डबल बॉन्ड। ये प्रोड्यूस हो गया बेटा, अब क्या होगा, बेस एनायन को फिर से यूज करेंगे, बेस एनायन यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूस हो गया बेंजीन, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन, और साथ में क्या मिला, अमोनिया। तो बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। अब देखो स्टार्ट हमने किया था 5 मेंबर्ड रिंग से, लास्ट में क्या मिला, 6 मेंबर्ड रिंग, और वो भी एरोमेटिक। अब जैसे देखो अगर हमने कंसिडर किया यहाँ पे बेंजीन को, बेंजीन को क्लोरोफॉर्म के साथ या डाइक्लोरोमेथेन के साथ सोडामाइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा।
यहाँ पे भी सबसे पहले मोनोक्लोरोकार्बिन बना होगा, और मोनोक्लोरोकार्बिन बेंजीन रिंग के अक्रॉस ऐड हो जाएगा। तो अगर मोनोक्लोरोकार्बिन बेंजीन रिंग के अक्रॉस ऐड हुआ तो इसके एडिशन से ये स्ट्रैंड रिंग प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, स्ट्रैंड रिंग का फॉर्मेशन हुआ। और फिर देखो बेटा क्या होगा, ये रिंग ब्रेक होगी और इस तरीके से ब्रेक होगी जिससे कि जो नया डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो पुराने डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। अब आप देखो ये प्रोड्यूस हो रहा है ट्रोपोलियम आयन, और इसके साथ क्लोराइड आयन भी एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा? आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में, ट्रोपोलियम क्लोराइड बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। आप फिर से देख रहे हो ये प्रोडक्ट क्या है? एरोमेटिक। ये प्रोडक्ट एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो, अगर हमने कंसिडर किया अगर हमारे पास पायरोल है और पायरोल को हम ट्रीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ सोडामाइड की प्रेजेंस में, अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा?
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले H और Cl रिमूव होकर के डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्म होगा। और फिर डाइक्लोरोकार्बीन डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होगा। तो अगर ये डबल बॉन्ड के क्रॉस इसका एडिशन होता है तो ये बन गया स्ट्रेंड रिंग, और फिर यहाँ पे रिंग ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होकर के एक क्लोराइड आयन रिमूव हो गया। अभी ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे। बाकी इस कार्बन पे अभी भी एक क्लोरीन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, और फिर जो बेस हम यूज कर रहे हैं सोडामाइड, वो अमाइड आयन क्या करेगा, अमाइड आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। तो इससे यहाँ पे पिरिडीन रिंग फॉर्म होगी, और उस पिरिडीन रिंग के ऊपर एक क्लोरीन होगा। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो 3 क्लोरोपिरिडीन का फॉर्मेशन होगा, 3 क्लोरोपिरिडीन, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो रिंग इनलार्जमेंट के थ्रू हमेशा एरोमेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। बाकी 2 और रिएक्शन आती हैं जिनको मैं अभी इस स्टेज पर डिस्कस नहीं करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा। एक रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन, और एक रिएक्शन है कार्बिल अमाइन टेस्ट। इन दोनों में कार्बिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको मैं डिस्कस करूंगा आगे फर्दर, जब रिएक्शन केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। सर बोलो। जो लास्ट वाले में ट्रोपाइलियम अमाइन नहीं बना था पिछले वाले में, हाँ हाँ बना था। उसमें अमाइड दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा क्या उससे पॉजिटिव चार्ज पे? नहीं, वो एरोमेटिक है ना ऑलरेडी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो एरोमेटिक है तो एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखना है। ओके ठीक है बेटा।